चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखने का प्रयास करेंगे, जो कि पहला में है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके बारे में पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से। और ये देखते हैं कि पूर्व के साम्राज्य श्रेणी स्टेट इत्यादि में बटे हुए थे तथा यहाँ के राजा निरंकुश होता था। क्या होता था? निरंकुश होता था। और यूरोप में अधिकांश लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे। यूरोप में क्या थे? ईसाई लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे। यहाँ के देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। यहाँ पर देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में कि क्या था औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानव श्रम के स्थान पर मशीन कार्य करने लगे थे। जैसे मतलब मानव पहले कार्य करता था, औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले मानव अपना कुटीर उद्योग ये सब करता था, लेकिन जब मशीन आया तो अधिक मशीन आया तो इसके बाद जो है कि औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ और घरेलू पद्धति के स्थान पर कारखाना पद्धति ले आया। मतलब घरेलू कारखाना की जगह पर स्थान परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर मजदूर के बारे में देखते हैं कि मजदूर जो था, जो कृषक मजदूर फैक्ट्रिक मजदूर बन गए थे। जो कृषक मजदूर यानी कि जो घर में काम करता था या कुटीर उद्योग करता था, वह फैक्ट्री में काम करने लगा, क्योंकि मशीन वगैरह सब बैठ गया था। इसी की वजह से जो है कि बड़े तौर पर इन लोग काम करने लगा और इन मजदूर से फैक्ट्री के मालिक का अधीन लेने लगे। इससे क्या अधिक काम लेने लगे, जिसमें मालिक को अधिक लाभ मिलता था, और परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। और वहीं पर से क्या होता है? पूंजीवाद का जन्म होता है। एक पूंजीवाद का जन्म होता है। अगला टॉपिक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि इधर औद्योगिक मजदूर धीरे धीरे अपने परिवार को शिक्षित करने लगे, जिससे मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, ठीक है। जो मतलब माध्यम वर्ग के रहते थे उसको क्या बोलते थे? बुर्जुआ वर्ग कहते थे। और एक बार और एक होता था मतलब सर्वहारा वर्ग, यानी कि ये माध्यम वर्ग हो गया, एक तो सर्वहारा वर्ग हो गया जो कि सबसे नीचे रहता था। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है? कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर इत्यादि शामिल किए जाते थे। और सब आगे देखिए कि समाज के 3 भागों में बांटा गया था। समाज के यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया था। एक था रूढ़िवादी, एक था उदारवादी और आमूल परिवर्तनवादी। रूढ़िवादी में कौन कौन आते थे? तो पुराने परंपराओं को मानने वाले जो व्यक्ति थे उसको रूढ़िवादी कहते थे, ठीक है। और जो उदारवादी मतलब थोड़ा परिवर्तन चाहते थे। जो उदारवादी के व्यक्ति जो थे ना, वो थोड़ा परिवर्तन चाहते थे। अमूल परिवर्तन जो तीव्र परिवर्तन चाहते थे उसी को रेडिकल लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? रेडिकल लोग बोलते थे। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग समाजवाद के बारे में। जब उत्पादन के वितरण और साधन पर समाज का अधिकार होता था तो उस आगे देखिए कि यह था कि उत्पादन सिर्फ निजी लाभ के लिए ना होकर सामाजिक लाभ के लिए होता था। यानी कि समाजवाद में क्या होता था कि जब उत्पादन के वितरण और साधन पर समाज का अधिकार होता था तो उसको समाजवाद कहलाता था। समाज का पूर्ण गठन करना चाहता था। इसका कहना था कि उत्पादन सिर्फ निजी लाभ के लिए ना होकर सामाजिक लाभ के लिए हो, और एक व्यक्ति का नियंत्रण में कोई फैक्ट्री ना खुलेगा बल्कि समाज के नियंत्रण में फैक्ट्री खुलेगा, मतलब सबके लिए खुलेगा। और निजी संपत्ति ना हो और सार्वजनिक संपत्ति होना चाहिए। निजी संपत्ति नहीं होना है, सार्वजनिक संपत्ति, मतलब सबको लाभ मिल सके ताकि प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार मिल सके। ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब एक समान हो वर्ग। इसी को बोलते हैं समाजवाद। इसको 2 भागों में बांटा गया। इसका 2 चरण है, दृष्ट आदरवादी और दृष्ट व्यवहारिक। दृष्ट आदरवादी में जो होता था यूटोपियन होता था। कौन? यूटोपियन। और दृष्ट व्यवहारवादी में वैज्ञानिक समाजवाद होता था। जैसे कि यूटोपियन कौन था? वर्ग समवाय का सिद्धांत दिया था। फ्रांस और इंग्लैंड के लोग यहाँ विचारधारा दिए थे। जैसे फ्रांस में चिंतक, इंग्लैंड का चिंतक, ठीक है। और ये वैज्ञानिक समाजवाद जो था वो कॉल मार्क्स था, ठीक है। यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। वर्ग सिद्धांत का सिद्धांत कौन दिया था? तो कॉल मार्क्स दिया था। आइए रॉबर्ट ओमेन ने सिद्धांत दिया था। इस सब अलग अलग वैज्ञानिक अपना सिद्धांत दिए थे। तो रॉबर्ट ओमेन ने सिद्धांत दिया था कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। किसने बोला था? रॉबर्ट ओमेन ने दिया था, ठीक है। और सेंट साइमन का सिद्धांत था कि सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करो और प्रत्येक लोग की क्षमता के अनुसार काम करो। इसके बाद फिर चार्ल्स फॉरियर के सिद्धांत आया कि बड़े उद्योग के स्थान पर श्रमिकों के छोटे नगर या कस्बे में कार्य करना चाहिए। रॉबर्ट ओवेन जो थे इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इसको मतलब स्कॉटलैंड और अमेरिका, यानी कि 2 भागों में इसको मतलब 2 काम किया था। इन दोनों स्थानों पर, जैसे एक स्कॉटलैंड था एक अमेरिका था, तो इन दोनों स्थानों पर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और मजदूर को देखकर रॉबर्ट ओवेन ने कहा कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक मालिक होता है। एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक मालिक होता है। कौन बोला था? रॉबर्ट ओवेन। अब आते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जो कार्यकाल था वो 1813 से 1883 तक था, ठीक है। अब देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। यानी कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था तथा इनके सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। इनका कहना था कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दिन संघर्ष करेगा, परंतु इस संघर्ष में जीत श्रमिक का होगा। किसका जीत होगा? श्रमिक का होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ट्रियर नगर में। कहाँ हुआ था? ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को जर्मनी में ट्रियस नगर के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन में मित्र जेनी के साथ विवाह किया था। और कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के स्थान मिलकर सन 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक दास कैपिटल पुस्तक भी लिखा था। क्या लिखा था? दास कैपिटल
पुस्तक कब लिखा था? 1867 में लिखा था, 1867 में लिखा था। और इसी में एक वक्तव्य दिया था, दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो के नारा यही दास कैपिटल में दिया गया था। अब देखिए कार्ल मार्क्स के 3 गो सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स के 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन सा था? तो द्वैधात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, द्विनात्मक भौतिक सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राज्य विवाहिक व वर्ग वैहिक समाज की स्थापना कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कहना था कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। इसका ऐतिहासिक चरण, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक चरण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऐतिहासिक चरण 6 युग में बांटा गया था। पहला था आदिम स्वयं युग, दस्ता का युग, समांति का युग, पूंजीवादी का युग और समाजवादी का युग और समयवादी का युग। तो देखते हैं हम लोग समाजवादी के लिए समर्थन यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1864 में हुआ था। तथा इसी समय एक नारा दिया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कब दिया गया था? 1864 में नारा दिया गया था। कौन सा नारा था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, 1864 में। कार्ल मार्क्स का मृत्यु 14 मार्च 1883 में ब्रुसेल्स में हो जाता है। यानी कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु 14 मार्च 1883 में ब्रुसेल्स में हो जाता है। ब्रुसेल्स कहाँ? तो बेल्जियम में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बैठक, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में बैठक बुलाया गया था जब उनका मृत्यु हो जाता था। 1864 में मार्क्सवाद द्वारा नारा दिया गया था कि अधिकार नहीं तो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। और द्वितीय बैठक में कहा गया था 20 देश शामिल हुए, जो में 1889 में पेरिस जो शामिल हुआ था, 1889 में शामिल हुआ था। और उसी दिन से मतलब द्वितीय बैठक के दिन से 1 मई को मजदूर दिवस की घोषणा कर दिया गया था, मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ था? तो ब्रुसेल्स बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ब्रुसेल्स बनाया गया था। और 1905 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी बना था। 1905 में लेबर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में। कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल्स में, ब्रिटेन में हुआ था। अब देखते हैं हम लोग रूसी क्रांति के बारे में। रूस में रोमनो राजवंश था। रूस में कौन सा वंश की स्थापना किया गया था? रोमनो वंश की स्थापना किया गया था। रूस के राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय थे। रूस के राजा कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? तो जरीना था। इसको आज़ादी को 3 चरणों में बांटा गया है, राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी। राजनीतिक आज़ादी में हो जाएगा पॉइंट में कि कार्ल मार्क्स चाहते थे कि राजतंत्र समाप्त हो और कोई मजदूर राजा ना बने, कोई राजा मजदूर बने, ठीक है। इसके बाद आर्थिक आज़ादी में था, राजनीतिक आज़ादी के प्रांतीय बाद मजदूर राजा बनेगा तो वह सभी के आर्थिक आज़ादी देगा। दूसरा पॉइंट में था आर्थिक आज़ादी से पूरे समाज का आर्थिक स्थिति एक समान करता था। सामाजिक आज़ादी क्या था? वर्ग विच्छिन्न समाज की स्थापना। अगला पॉइंट है कि उपयुक्त इन तीनों आज़ादी का चर्चा कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिए थे। कौन में दिए थे? दास कैपिटल में दिए थे। रूस के राजा रोमनो कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च इत्यादि सभी तरह के चर्च थे। यानी कि रूस के राजा जो थे रोमनो कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च इत्यादि सभी तरह के चर्च थे। रोमनो वंश का राजा अपने नाम के आगे जार लगाता था। जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। जार अलेक्जेंडर प्रथम द्वारा सन 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का समाप्त किया। अब देखिए अलेक्जेंडर जो था, जार अलेक्जेंडर प्रथम द्वारा जो है ना कि रूस में दास प्रथा का अंत 1861 में किया था। कौन किया था? तो अलेक्जेंडर प्रथम किया था। और 1862 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। और भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा किया गया। और फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से अंत 1848 में किया गया। यानी कि दास प्रथा के बारे में 4-5 क्वेश्चन था। आइए देखते हैं जार निकोलस द्वितीय के बारे में। जार निकोलस द्वितीय जो था रूस का शासक, जब जार निकोलस द्वितीय बना तो वह अपने आप को पृथ्वी का छोटा भगवान समझा था। जार निकोलस जो था, जब जार निकोलस गद्दी पर बैठा था तो अपने आप को क्या मानता था? तो भगवान मानता था, छोटा भगवान। और 1904 से 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुई, परंतु रूस बड़ा देश होने के कारण भी हार जाता है। किससे हार जाता है? तो जापान से हार जाता है, जिसके कारण रूस में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ने लगी। रूस के ही रहने वाले लेनिन थे। लेनिन कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम क्या था? पूछता है क्वेश्चन कि लेनिन का पूरा नाम क्या था? तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ठीक है। लेनिन जो था कार्ल मार्क्स का परम भक्त था। कार्ल मार्क्स का क्या था? परम भक्त था। कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल बुक था उसको बार बार वह पढ़ता था और इसे पवित्र ग्रंथ मानता था। कौन? लेनिन। यानी कि दास कैपिटल को बार पढ़ने वाला किताब कौन था? लेनिन था। और कार्ल मार्क्स का क्या था? मतलब एक परम भक्त था। आइए सेंट पीटर्सबर्ग में ही जार निकोलस द्वितीय रहता था। यानी कि जार निकोलस द्वितीय कहाँ रहता था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था। और इधर लेनिन रूस में बढ़ते महंगाई और भूखमरी के कारण रूस के सभी नागरिकों को एकत्र होने के लिए कहा और रूस का जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर छोटा भगवान रोटी दो को नारा लगाते हुए चलने लगे। हजारों की संख्या में जुटे भीड़ राजा जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर छोटे भगवान रोटी दो को नारा लगाते हुए चल पड़े। और जार के निर्देशानुसार जार के सेना द्वारा इन निहत्ताएं लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके कारण हजारों लोग का मृत्यु हुआ था। और राजा के महल की ओर जाने वाली सड़क खून से लाल हो गया था। और इसी समय यह घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। पूछता है खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 को। 9 जनवरी 1905 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को, और ऐसे 9 जनवरी 1905 को। इसके बाद रूस के गरीब लोग अपना नेता लेनिन को मानते थे। रूस के जो गरीब लोग होते थे किसको मानते थे? चुना था नेता लेनिन को। परंतु बाद में लेनिन अपने देश रूस को छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग जाता है। कहाँ चले जाता है? स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। इसके बाद 1905 में रूस में राजा का सहकारी संस्था
ड्यूमा का स्थापना किया गया, यानी कि रूस में रूस का संसद ड्यूमा था, रूस का संसद ड्यूमा था। जर्मनी के एकीकरण करने के काम बिस्मार्क द्वारा किया गया था। जर्मनी के एकीकरण करने का काम कौन किया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जर्मनी अपना स्थिति और मजबूती बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ मिलकर त्रिगुट बन गया। इधर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलकर अपना गुट बना रहा था। जार निकोलस द्वितीय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था। जार निकोलस द्वितीय जो था वो पीटर्सबर्ग को नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था। रूस की जनता और सैनिक जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ नारेबाजी लगाने लगे और प्रथम विश्व युद्ध को बंद करो और जार को पकड़कर अंत करो। रूस की जनता जो था वो नाराबाजी करने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार को पकड़कर अंत करो। रूस की महिलाओं भी उग्र रूप से आ गई और सारे फैक्ट्री में ताला लग गया। क्या हुआ? सारे फैक्ट्री में ताला लगा दिया गया और राजा के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब महिला ही था, 31% महिला था। ठीक है, और इसीलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1917 में रूस में रोमनो वंश का अंत हो गया था और इसी कारण 1917 में रूस में रोमनो वंश का अंत हो गया। कब? 1917 में। अब सत्ता के बागडोर रूस के करेंस्की के हाथ में चला गया। कहाँ चला गया? रूस के करेंस्की के हाथ में चला गया। करेंस्की इंग्लैंड देश से मदद लेकर जर्मनी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड से मदद लेकर जर्मनी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जर्मनी के सैनिक मारे जा रहे थे। इसी बीच जर्मनी ने लेनिन को वापस अपने देश बुलाया और उसे अपने समर्थन बनाकर रूस वापस भेज दिया। किसको? लेनिन को। लेनिन जब रूस पहुंचता है तो सभी मजदूर एक करके रेलवे स्टेशन, सरकारी बैंकों पर धावा बोल दिया और वह अंततः करेंस्की पर अटैक के लिए निकल पड़ा। तो उसके बाद करेंस्की अपने परिवारों के साथ रूस छोड़कर भाग जाता है। करेंस्की जो था अपने परिवारों के साथ रूस को छोड़कर कहाँ भाग जाता है? तो चला जाता है। सभी मजदूर अब लेनिन को राजगद्दी पर बैठाता है। लेनिन पूरे रूस में मार्क्सवादी भावनाओं को अपनाकर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। वह ट्रटस्की को अपना सहयोगी बनाकर विदेश मंत्रालय इनको पर सौंप देता है और 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के बाद ही और अंततः जर्मनी और रूस के बीच ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई और रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। हस्ताक्षर 3 मार्च 1918 को हुआ था। रूस जब प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, कब हुआ था? 3 मार्च 1918 को हस्तक्षेप हुआ था, लेकिन रूस अलग हुआ था 1917 में और अमेरिका शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में। लेनिन ने आंतरिक विद्रोह के दमन करने के लिए चेका पुलिस का गठन किया था। लेनिन जो है आंतरिक विद्रोह के लिए चेका पुलिस का गठन किया था। चेका पुलिस एक तरह से गुप्तचर पुलिस होता था, मतलब जिसे अभी के जो है कि सिविल ड्रेस उसको बोल सकते हैं। विदेशियों के उपद्रव को शांत करने के लिए ट्रटस्की ने लाल सेना के गठन किया। कभी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि लाल सेना के गठन कौन किया? तो ट्रटस्की। लाल झंडा के गठन कौन किया था? लेनिन। और लाल सेना के गठन ट्रटस्की। इस प्रकार लेनिन अपने मार्क्सवादी विचारधारा से पूरे रूस में समाजवाद को स्थापित कर दिया और परंतु 1920 से 21 में रूस में आर्थिक गिरावट आई। आर्थिक गिरावट कब आया था रूस में? तो 1920 से 1901 में। ठीक है, लेनिन ने 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP की स्थापना किया। यानी कि लेनिन जो था 1921 में NEP की स्थापना किया था। इसके तहत क्या होता था? तो कुछ निजी संपत्ति रखने का छूट प्रदान कर दिया। दूसरा, बैंक खोलने का भी स्वतंत्र प्रदान कर दिया। ठीक है, लेनिन का झंडा जो था वो लाल रंग का था। जो अभी बताया कि लेनिन का झंडा जो था लाल था। लेनिन का झंडा का ये किया था और ऊपर हम लोग पढ़े लाल सेना के गठन किया था ट्रटस्की किया। लाल झंडा के गठन किया था लेनिन। इसका प्रतीक में इसका झंडा में क्या था? हसुआ और हथौड़ा का चित्र था। और 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु होने के बाद ट्रटस्की की रूस संभालने का जिम्मेवारी आ जाता है, परंतु रूस का हेड कौन था? स्टालिन था। कौन था? रूस का हेड स्टालिन था। लेनिन जब मर जाता है 21 जनवरी 1924 को लेनिन मर जाता है तो कौन से मरता है? स्टालिन से मरता है। अब आइए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। जब जर्मनी देश द्वारा रूस को हराया जा रहा था तब उस समय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था और नेवा नदी के बाईं ओर जार रहता था। यानी कि जार किस नदी के बाईं ओर रहता था? तो नेवा नदी के बाईं ओर जार रहता था। इसी नेवा नदी को दाएं ओर फैक्ट्री लगाया गया था। यानी कि जार लोग नेवा नदी के बाईं ओर रहता था लेकिन फैक्ट्री को दाएं ओर लगाया गया था। 30 लाख शरणार्थी प्रथम विश्व युद्ध के समय जार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तथा रूस के राजा अपने शाही सेना रूसी स्टीमलर को इन सभी शरणार्थी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, परंतु इन्होंने गोली नहीं चलाया था। उनको जानता था कि तो हमारे लोग हैं इसलिए नहीं चलाया था, मुँह आ गया था। 12 मार्च 1917 को राजशाही समाप्त हो गया था। यानी कि राजशाही कब समाप्त हुआ? 12 मार्च 1917 को राजशाही समाप्त हो गया। क्रेसेंस्की रूस की सत्ता को नियंत्रण करने लगता है इंग्लैंड की सहयोगी से। यानी कि क्रेसेंस्की जो था रूस की सत्ता को नियंत्रण करने लगता है किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से। जर्मनी के सहयोगी से इधर अब लेनिन रूस पहुंचता है तथा सभी मजदूरों को एक करके बोल्शेविक क्रांति करता है। क्या करता है? बोल्शेविक क्रांति करता है। लेनिन विटर प्लेक्स को अरोरा युद्धपोत से चारों तरफ घेर लेता है। लेनिन क्या करता है? विटर प्लेस जो था उसको चारों पट्टी से घेर लेता है। केरेंस्की जो था अपना जान बचाकर भाग निकलता था। लेनिन जब इसको घेर लिया था विटर प्लेस को तो केरेंस्की जो था अब जान बचाकर भाग निकला। लेनिन अब हेड बनता है तथा पूरे रूस में आर्थिक बदलाव लाता है। मार्च 1918 में वह जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लेवोटोस की संधि करता है और इसी संधि के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो जाता है। देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है लेकिन हम लोग समझ लेंगे।
अब विदेशियों का नियंत्रण करने के लिए ट्रट्रस्की द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। देखिए हम लोग पढ़े लाल सेना का गठन ट्रट्रस्की द्वारा किया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। पहले बोल्शेविक पार्टी था, उसको नाम बदलकर रूसी क्रांति कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया था। अधिकांश देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। विश्व का प्रथम देश रूस बना, जहाँ सबसे पहले समाजवाद का विकास हुआ था। सबसे पहले समाजवाद का विकास कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस का नाम बदलकर यूएसएसआर कर दिया गया था। यूएसआर के फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होता है। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह होता है। अब देखिए स्टालिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सबसे पहले जो था स्टालिन द्वारा जो है कि सबसे पहले 1928 के बाद रूस में पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। देखिए यानी कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो 1928 में किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। इसका पंचवर्षीय योजना कौन लगाया था? सबसे पहले रूस में स्टालिन लगाया था। कब लगाया था? तो 1928 में लगाया था। स्टालिन स्वयं पर हमला कराकर, देखिए स्टालिन इतना चालाक था कि जो अपने पर हमला कराकर अपने विरोधियों को, ट्रट्रस्की और उनके कई सहयोगी मित्रों को मृत्यु दे दिया जाता है। जिसे कहा कि हमरा पर अटैक जानबूझ के मजदूरों से करवाया और दोषी ठहरा दिया किसको? तो ट्रट्रस्की को। ट्रट्रस्की को और उनके कई सहायक लोगों को मृत्युदंड दिवा देता है। ट्रट्रस्की को रूस देश से निकासित कर दिया जाता है। इसके बाद जब उसको निकासित कर दिया जाता है तो स्टालिन जो है कि पूरा रूस पर मतलब तानाशाही एकदम जमाने लगता है। धीरे धीरे तानाशाही बना लेता है। जब 1929 से 30 में पूरे देश में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया तो विश्व के अधिकांश देश ने रूस के पंचवर्षीय मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया। स्टालिन का यह पंचवर्षीय योजना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था और भारत में भी पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस देश से ही लिया गया है। यानी कि भारत में जो पंचवर्षीय, अब ये बताएं कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। धीरे धीरे रूस का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ने लगा और अमेरिका अपने देश में पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दिया। अमेरिका क्या किया? पूंजीवादी व्यवस्था को लागू कर दिया, जबकि रूस में समाजवादी व्यवस्था लागू किया गया था। ये दोनों समझते हैं पूंजीवादी और समाजवादी के बारे में। तो समझते हैं पूंजीवादी मतलब जिसे प्राइवेट नौकरी, ठीक है, पूंजीवादी का मतलब प्राइवेट नौकरी और समाजवादी का मतलब थी सरकारी नौकरी। कहने का मतलब है कि अपना बिजनेस वहाँ सबसे ज़्यादा करता था। कहाँ? अमेरिका में। अब खुद का बिजनेस करना और मतलब पूंजी लगाकर बिजनेस करना, ठीक है। और समाजवादी मतलब इसमें क्या होता था कि मतलब एक रूल के नियम से चलना। रूस दूसरे देश से कहता था कि समाजवादी अपने प्रथा, अमेरिका कहता था पूंजीवादी अपनाओ। अच्छा देखिए इस दोनों में लड़ाई हो जाता है। रूस कहता है कि समाजवादी अपनाओ और अमेरिका कहता है कि पूंजीवादी अपनाओ। और देखिए क्रांतिकारी का प्रभाव देखिएगा आप, दोनों तरफ से तो बोलता है समाजवादी अपनाने के लिए और बोलता है पूंजीवादी अपनाने के लिए। तो दोनों के बीच क्या होता है? तो क्रांति होता है। तो श्रमिक, देखिए पहला जो है कि श्रमिक जो था स्थिति में सुधार आया। श्रमिक के स्थिति में क्या आया था? सुधार आया था इस क्रांति से। और गरीब अमीर भेदभाव समाप्त हो गया था और गरीबी और अमीरी का हो गया था, समाप्त हो गया था। दूसरा में दो ध्रुवों का अस्तित्व आया, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी कौन थे? तो अमेरिका थे। और समाजवादी कौन मानते थे? तो रूस। पूंजीवादी और समाजवादी देशों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और यह युद्ध तब तक चला रहा जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। शीत युद्ध के मतलब क्या होता है? मतलब शीत युद्ध का मतलब यह होता है कि दोनों आक्रोश बहुत होते थे, बहुत मतलब धनाशाह होते थे कि इसे मार देंगे काट देंगे, लेकिन मारते काटते नहीं थे। और आज लड़े और दूसरा का दिन साथ में बैठ के खाते थे। उसी को मतलब बोलते हैं शीत युद्ध। मतलब एकदम इस मतलब शीत युद्ध मतलब पूरा युद्ध हुआ लेकिन दूसरा के दिन मिलाप हो गया, इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। विश्व के अन्य देश पर प्रभाव, तो शीत युद्ध के बाद जो है कि दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ा था। जैसे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तो हुआ परंतु यहाँ पूंजीवादी समर्थन अपने ऊपर समाजवाद की भावना को हावी नहीं होने दिया। और दूसरा भारत में क्या हुआ था? तो भारत में एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। पूछता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। वामपंथियों का प्रभाव भी भारत में बढ़ने लगा। वामपंथियों का प्रभाव भी भारत में बढ़ने लगा। चीन में देखिए माओ तुंग के नेतृत्व में चीन में समाजवादी का भावना से भी ऊपर समाजवाद का भावना विकास हुआ और मानते तुंग का यह विचार माओवाद कहलाता है। अब थोड़ा सा ये लेनिन के जो है पुस्तक के बारे में कॉल्स मार्क जो भी पुस्तक है उसके बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे दास कैपिटल किसका था? तो कॉल मार्क्स का था। वार एंड पीस किसका है? टॉल्स्टॉय का। रशियन रेवोल्यूशन आर एस व्यवस्थाई का है। द रेड रेवोल्यूशन आर एस अवस्थाई का है। द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया किसका है? एच डी विद्याघर के। चलिए और उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चैप्टर 2 का क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन अब देखते हैं हम लोग चैप्टर 3 यानी 9 क्लास का चैप्टर 3 नातास्वादी और हिटलर के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग हिटलर और नातास्वादी के बारे में पढ़ते हैं। हिटलर का जो है ना, हिटलर का कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है। तो हिटलर का पूरा नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर था। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 का हुआ था। 20 अप्रैल 1879 का हुआ था, सॉरी 79 का। और इसको नहीं याद रहेगा तो 1869 में गांधी जी जन्म लिए, 1 साल बाद ही जन्म लिया था 1889 को। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना में नामक शहर में हुआ था। साधारण परिवार में हुआ था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गेबल्स था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गेबल्स था। इसका कहना था कि झूठ को इतना बार बोलो कि वह सच में बदल जाए। प्रथम विश्व युद्ध
फिर से देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो कि दो गुटों में बटा हुआ था, मित्र गुट, मित्र राष्ट्र गुट और धुरी राष्ट्र गुट। यानी कि मित्र में कौन कौन आते थे, तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, और धुरी में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली सब आते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। अमेरिका शुरुआत में किसी के भी साथ नहीं था, परंतु अंदर ही अंदर मित्र राष्ट्र को सपोर्ट करता था, अंदर से अंदर सामान देता था, जिसे तोप देता था, लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र देता था। अमेरिका समुद्री मार्ग द्वारा शस्त्र से मदद कर रहा था। जर्मनी ने इंग्लैंड के लुसुतानिया जहाज को अपने पनडुब्बी से डुबा दिया। देखा कि जर्मनी जो था, जर्मनी ने इंग्लैंड के लुसितानिया जहाज को अपने पनडुब्बियों से डुबवा दिया। इस जहाज पर अमेरिका नागरिक सवार थे, जिस सभी के मौत हो गए। इस घटना को काफ़ी क्रोधित होकर अमेरिका मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर जर्मन पर सीधे अटैक करने लगा, और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध बंद हुआ और जर्मनी बुरी तरह से युद्ध में पराजित हो गया था तथा यहाँ के शासक देश छोड़कर भाग गया था। जर्मन के वाइमर में बैठक बुलाया गया था। जब वहाँ भाग गया तो जर्मन के वाइमर में एक बैठक बुलाया गया। जर्मन के संसद जो था वो कौन थे, राइख अस्ट्रेग थे। जर्मन के संसद कौन थे, राइख अस्ट्रेग थे, और रूस के ड्यूमस था। वाइमर में हुए बैठक से राइस अस्टेक का सदस्य चुना गया तथा इन्हीं के सदस्य में से एक हेड सदस्य बना था, जिसका चांसलर कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, चांसलर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मन के साथ वर्साय की संधि की गई थी। वर्साय के संधि की गई थी। इस संधि के तहत फ्रांस जर्मन के राइनलैंड क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था और जर्मनी के कई हिस्सों को अलग कर दिया गया था। जर्मन के सभी खानों पर फ्रांस का अधिकार हो गया। और जर्मन के मुद्रा क्या था, तो मार्क था। जर्मन की मुद्रा क्या था, मार्क था। जर्मन चांसलर के द्वारा मुद्रा के रूप में मार्क के छपाई अधिक मात्रा में की, परंतु इस मार्क का रेट अमेरिका मुद्रा के सामने बहुत ही नीचे गिर चुका था। जैसे $1 अमेरिका का रहता था तो 8,000 मार्क किसका रहता था, तो जर्मनी का रहता था। 8,000 मार्क बराबर $1 होता था। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ जाता है तथा अमेरिका शेयर बाजार बहुत गिरने लगता है और अमेरिका अपने द्वारा दिए गए सभी कर्ज को दूसरे देशों में मंगाना प्रारंभ कर देता है। अर्थात जर्मनी की स्थिति और ख़राब हो जाता है। जर्मनी की स्थिति क्या होता है, और ख़राब हो जाता है, और जिससे इतना ख़राब हो जाता था कि वहाँ चोर चोरी भी करता था तो पैसा का छोड़ देता था और सामान को लेके भाग जाता था। आगे देखिए, इधर ऑस्ट्रिया में जन्म ले चुका था कौन, हिटलर। उन्हें जो है कि जर्मनी में आर्थिक मंदी आया, बहुत सारा मतलब एथी हो गया, और उसी समय ऑस्ट्रिया में जन्म ले लेता है कौन, हिटलर ले लेता है। जो यह व्यक्ति प्रथम विश्व युद्ध जर्मन के सेना के रूप में बहाल होता था। यह हिटलर जो था यह चित्रकारी था। तो एक बार फिर क्या हुआ था, जब आर्थिक मंदी आ जाता है तो यह चीज़, इसका चित्र बिकना बंद हो जाता है। तो अभी क्या करेगा, तो भूखमरीज को आ गया। तो यह उसी समय जर्मनी में क्या हुआ था ना, कि एक सेना का मतलब सेना का बहाली निकला था। वही सेना में हिटलर बहाली में भरता है और वहाँ के सेना के रूप में बहाल हो जाता है, और यहीं से जर्मन के बचाव के लिए युद्ध में भाग लिया था। इसको जब फर्स्ट बार में जब युद्ध में भाग लिया था, जर्मन की तरफ से सेना जब बन गया, जर्मनी की सेना बन गया हिटलर, तो युद्ध में जब भाग लिया, युद्ध को जीत लेता है, तो उसको आयरन क्रॉस की उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था, आयरन क्रॉस। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आयरन क्रॉस की उपाधि किसको दिया गया था, हिटलर को। युद्ध लड़ा, परंतु 1918 में वह युद्ध मैदान में घायल हो जाता है। और दूसरा युद्ध जब लड़ा था 1918 में, तो वह मैदान में क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसको अस्पताल में रखा जाता है। और जर्मनी हार चुका था, फिर से हार चुका था प्रथम विश्व युद्ध, और जर्मनी के प्रत्येक खाने पर फ्रांस जैसे देश का प्रभाव हो चुका था। तब कई देशों मिलकर जर्मनी पर कई करोड़ का दंड लगा दिया गया था। यह सब बात खून खून पर हिटलर इस यह सब बात सुनकर हिटलर की काफ़ी क्रोधित हो जाता है। आगे इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो वह बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बनता है। धीरे धीरे हिटलर इस पार्टी पर अपना प्रभाव बढ़ा लेता है। जर्मन वर्क्स पार्टी को नाजी पार्टी भी कहते हैं, और इसी तरह के पार्टी का सिद्धांत नाजीवाद कहलाता है। इसी का दूसरा नाम नातस्वाद है। हिटलर नाजी पार्टी का हेड बनता है। हिटलर क्या नाजी पार्टी का हेड बनता है। हिटलर अपने सदस्यों के साथ मिलकर बर्लिन पर आक्रमण करने चल दिया, परंतु पकड़ा गया और देशद्रोह के मुकदमा चलाकर इसको फिर से जेल भेज दिया गया। हिटलर जेल में ही मीन कैप यानी कि मेरी संघर्ष अपनी नामक पुस्तक लिखा था। उसमें लिखा था कि हम अटैक नहीं करे गए थे, हम जर्मन को बचाने मतलब फैलाने के लिए बचाने के लिए गए थे। फिर जर्मन का हेड उसका उसी के समय हेडनबर्ग था। जर्मन का हेड, जिसे हिटलर हट जाता है तो कौन बनता है, हेडनबर्ग बनता है। हिटलर बार बार चुनाव में भाग लेता है परंतु हार जाता है। साम्यवादी नेता जियोलिटिन के खिलाफ जब हिटलर चुनाव लड़ता है तो इस चुनाव में ही हिटलर हार जाता है। जियोलिटिन चुनाव जीत जाता है, परंतु हिटलर के आतंक माहौल से जियोलिटिन हिंडलबर्ग ने सामने चांसलर का शपथ ग्रहण करने नहीं पहुंचा। अंततः हिंडनबर्ग को दबाव को लाकर हिटलर राइख अस्टर्ग का हेड बनता है। हिटलर राइख अस्टर्ग का हेड बनते ही समाजवादी नेता जियोलिटिन की षड्यंत्र के माध्यम से राइख अस्टेन की सदस्यता को समाप्त कर देता है तथा हिंडनबर्ग से भी हस्तक्षेप करा लेता है। अपने मरने के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति और चांसलर का पद एक ही हो जाएगा और हिंडनबर्ग हस्तक्षेप कर देता है। हिटलर एक वर्ष में अंदर की हिंडनबर्ग की हत्या करवा दिया था। एक वर्ष के अंदर में हत्या करवा दिया था। जिसे कि क्या किया ना हिटलर, हिंडनबर्ग से क्या कराता है ना कि इससे साइन करवा लेता है
कि जब तक ना आप मरिएगा तब तक आप ही गद्दी पर बैठिएगा। तो साइन करा था हिटलर। दूसरे एक ही वर्ष के अंदर में उसको क्या करता है, हत्या करवा दिया था। और फिर से जर्मनी का शासक कौन, हिटलर बन जाता है। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे, जोसेफ गोएब्बल्स था। 3 मार्च 1933 को इनेबिल्स एक्ट पारित किया था। हिटलर द्वारा 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग पारित किया गया था। वर्साय की संधि 28 जनवरी 1919 को मित्र राष्ट्र द्वारा जर्मन के साथ हुआ था। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। वर्साय की संधि 1919 को हुआ था। वर्साय की संधि 1919 को हुआ था, मित्र राष्ट्र द्वारा जर्मनी के साथ हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी से जुड़ गया और हिटलर इसी पार्टी को नाजी दल भी कहा गया था। इस सिद्धांत नाजीवाद कहलाता था। एक देश एक नेता के नारा कौन दिया था, तो हिटलर दिया था। और नाजी दल का चुनाव चिन्ह क्या था, तो स्वास्तिक था। हिटलर जो था नस्लवाद के विचार से प्रभावित था तथा चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को समर्थन देता था। हिटलर यहूदियों से काफ़ी नफरत करता था तथा ईसाई धर्म का उत्थान चाहता था। 1938 आते आते सिनगोन पर भी अटैक हो गया। यहूदियों के प्रार्थना स्थल सिनगोन था। यहूदियों के प्रार्थना स्थल क्या था, सिनगोन था। यहूदियों पर अत्याचार हिटलर इतना बढ़ा दिया कि इन लोग देश छोड़कर सोचने लगे कि भूखमरी के वजह से यहूदियों मरने लगे। पार्क में भी जो है ना लगाए गए कुर्सियों पर लिखवा दिया था कि वो यहूदियों को बैठने से मना कर दिया था। मतलब पार्क में जो कुर्सी रहता था उस पर लिखवा दिया था हिटलर कि यहूदी को नहीं बैठना। यहूदी अपने दर्द किसी से भी नहीं कह सकते थे। कुछ यहूदी किसी तरह अपना जीवन बचाकर फिलिस्तीन के एक छोटे से क्षेत्र पर आकर बस जाते हैं। वहीं आज के क्षेत्र इजराइल है। क्या है, इजराइल है। यह यहाँ यहूदी लोग आकर बस गए और इससे आज अमेरिका जैसे देश भी सहयोग करता है। इसके बाद हिटलर ने देश देश मतलब फ्रांस में राजतंत्र जैसे माहौल ला देता है। राजतंत्र का अर्थ होता है जिसके राजा में रहिए उसी जैसा कहिए, और जैसे भिलाइया शेर मार के लिए जाए तो वाह वाह कीजिए। मतलब राजतंत्र का मतलब यही होता है। हिटलर राइनलैंड क्षेत्र में भी मिला लिया था। कब, 1936 में। क्वेश्चन पूछता है कि हिटलर जो है कि राइनलैंड को क्षेत्र कब मिला लिया गया था, तो 1936 में। कौन मिलाया था, तो हिटलर। फिर हिटलर इंग्लैंड से एक संधि करके हिटलर अपना सैन्य शक्ति को बढ़ाया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया पर अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करके उसे अपने अधीन कर लिया। हिटलर फ्रांस पर अधिकार कर इंग्लैंड पर भी अटैक कर देता है। इसी समय भारत से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, जर्मनी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोटा सा देश जापान भी जर्मनी को साथ देने के लिए तैयार रहता था। इधर हिटलर इंग्लैंड के साथ साथ अपने रूस के भी आक्रमण कर दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से सेना की मांग की हिटलर बोला, मैं अपनी सेना को रूस और इंग्लैंड पर आक्रमण के लिए भेजा हूँ, आप मेरे मित्र जापान के पास चले जाइए, वे आपको सेना देकर जरूर मदद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भारत से इंग्लैंड को भगाने और भारत देश के आज़ादी के लिए वह सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जापान देश पहुंचे और जापान उन्हें सेना देकर मदद किया। सुभाष चंद्र बोस उन सभी सैनिकों आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान पहुंचे और अंडमान जीतकर भारत से इंग्लैंड को भगाने के लिए भारत की ओर से अपनी सेना के साथ पलायन हो गया। इधर जापान अपनी नौसेना की सहायता से अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर अटैक कर दिया। अमेरिका अब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था। यानी कि जब पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा अटैक किया जाता है तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है। सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस की सेना तीनों तरफ से होकर हिटलर की सेना पर अटैक करना शुरू कर देता है। रूस सभी नाजी दल के सदस्य को पकड़कर अदालत में पेश किया और 11 लोग को मृत्युदंड की सजा मिला तथा कुछ को आजीवन कारावास दिया गया। इधर हिटलर को मरते ही जापान सुभाष चंद्र बोस को दिए गए सेना को वापस मंगा लिया। रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस, इन सभी देशों ने मिलकर अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक का मुआवजा जापान से मांगने लगा। जापान युद्ध हर्जाना देने से इनकार कर दिया और इन पांचों देश को युद्ध करने के लिए चुनौती दे दिया। जापान लगातार युद्ध में जीत रहा था। चारों तरफ जापान की जय जयकार गूंज रही थी। अमेरिका की सेना भी हार रही थी। इसी समय अमेरिका अपनी असली ताकत दिखा दिया। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका लिटिल बॉय परमाणु बम गिरा दिया और जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी अमेरिका ना माना। पुनः 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिरा दिया। जापान ऐसा परमाणु बम कभी नहीं देखा था और जापान आर्थिक रूप से टूट गया। इधर भारत भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। चलिए और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जब तक इतना